जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2027 को। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये घोषणा की गई है या ये कहा गया है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी। सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा तक का खंड खुलेगा, फिर इसके बाद वापी से सूरत तक का खंड खुलेगा। तो ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 508 किलोमीटर की और इसका पहला संचालन 2027 में शुरू होगा सूरत और वापी के बीच में। इसकी गति कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला स्टेशन होगा सूरत और इस परियोजना की जो लागत है वो लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें जापान का सहयोग है। और ये जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1 जनवरी 2026 को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है। तो इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। यानी कि भारत पाकिस्तान को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी देता है और जो पाकिस्तान है वो भारत को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी देता है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य है परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की संभावना को रोकना। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नागेश कपूर। तो नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, और उन्होंने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। यानी कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। अपर्णा गर्ग रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त बनी है। मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है। जस्टिस विक्रमनाथ नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। संदीप प्रधान सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर। शेखा नासिर अल नोबेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख और विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस मात्रा से अधिक निमेसुलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 100 mg। यानी सरकार ने ये कहा है कि उस दवा का अब इस्तेमाल नहीं होगा या उस दवा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिसमें 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड पाया जाएगा। ठीक है, और अब 100 ग्राम से अधिक निमेसुलाइड वाली जो दवाएं हैं उनका ना तो निर्माण किया जाएगा, ना उनकी बिक्री की जाएगी, ना ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है यह औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत लगाया गया है। निमेसुलाइड की बात करें तो यह एक नॉन स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है जिसका उपयोग
तीव्र दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता था। यानी कि ये एक पेन किलर के रूप में काम करता है। बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है तो इससे लीवर और जो किडनी है उस पर गंभीर असर पड़ता है, इसलिए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आंसर हो जाएगा साउथ पोल। तो काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो मुंबई की 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल पर स्की करके एक इतिहास रच दिया है। इस प्रकार से वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की है। दोस्तों 27 दिसंबर को वे साउथ पोल पर पहुंची थी और इस प्रकार से वो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्वतारोही 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई पूरी कर लेता है, इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्की कर लेता है, तो उसे एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो ये सभी कारनामा काम्या कार्तिकेयन ने पूरा किया है। हाल ही में चर्चित महिलाएं डिस्कस करते हैं तो आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी बनी है भारत के राष्ट्रपति की। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक हैं चिकित्सा कोर सेना की। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं जिन्होंने चढ़ाई पूरी की है। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल को। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? राकेश अग्रवाल को मिला है। ठीक है, तो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं राकेश अग्रवाल, तो उन्हें एनआईए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह वर्तमान में एनआईए के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो एनआईए के महानिदेशक के रूप में भी काम करेंगे। एनआईए की बात करें तो इसे बोला जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी मुंबई हमले के बाद, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका प्रमुख काम है आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की जांच करना, सीमा पार से प्रायोजित आतंकी गतिविधियों की पड़ताल करना। दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं तो बीएसएफ के डीसी कौन है? प्रवीण कुमार, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एसएसबी के डीजी हैं संजय सिंघल। सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के डीजी हैं प्रवीर रंजन। एनएसजी के डीजी हैं वी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के डीजी हैं प्रवीण कुमार और इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं शिवमणि परमेश। एनडीआरएफ के डीजी हैं पीयूष आनंद और एनसीसी के जो निदेशक हैं या डीजी हैं वो हैं वीरेंद्र भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहाँ किया है? तो कोटा नागदा रेल सेक्शन में किया है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनी है। परीक्षण कोटा नागदा रेल सेक्शन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में किया गया है। ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की है और इसमें यानी कि ये जो टेस्टिंग की गई है इसमें ब्रेकिंग सिस्टम और आपातकालीन ब्रेक का भी परीक्षण किया गया है। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया था। रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त अपर्णा गर्ग बनी है।
नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का ट्रायल रन हाल ही में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। यानी अभी जो एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि भारत रेयर अर्थ के रिजर्व के मामले में तीसरे नंबर पर है। भारत के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है जो कि वैश्विक रिजर्व का 6 से 7% है। चाइना 44 मिलियन टन रिजर्व के साथ पहले स्थान पर है। ब्राजील लगभग 21 मिलियन टन रिजर्व के साथ दूसरे स्थान पर है। 2024 में अगर हम बात करें तो भारत ने लगभग 2900 टन प्रोडक्शन किया है रेयर अर्थ का। उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है, यानी कि रिजर्व के मामले में भारत 7वें नंबर पर है और रेयर अर्थ के प्रोडक्शन के मामले में भारत 7वें नंबर। अगला क्वेश्चन है एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। यानी भारत के पास रेयर अर्थ का जो रिजर्व है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है जो कि वैश्विक रिजर्व का 6 से 7% है, जबकि चाइना 44 मिलियन टन रिजर्व के साथ पहले स्थान पर है और ब्राजील लगभग 21 मिलियन टन रिजर्व के साथ दूसरे स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं तो टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल विजिटर चार्ट में सबसे ऊपर है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क, भारत की रैंक 131। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका, भारत को तीसरा मिला है। जकार्ता इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बना है। यूएनईपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में भारत, चाइना और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को 104वां स्थान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए हैं? आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों भारत में आने वाले समय में 4 नई श्रम संहिताएं लागू होने जा रही हैं। तो इसके लिए जो हितधारक हैं यानी जिन पर ये लागू होने जा रही हैं उनसे ये पूछा गया है कि आपको इसमें कौन सी आपत्ति है या कौन सा सुझाव है, ये आप हमें बताओ। फिर इसके बाद फाइनली इस संहिता को लागू किया जाएगा। तो 4 नई संहिताएं लागू की जानी है। इसमें कौन कौन सी संहिताएं हैं? तो मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020। तो ये 4 संहिताएं अब लागू होने जा रही हैं मजदूरों के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान में 29 मौजूदा श्रम कानून हैं उनको समेकित करना, यानी कि इन 29 कानूनों को मिलाना, यानी कि इनको समेकित करना इसका उद्देश्य है और श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनाना। अब ये जो 4 नई श्रम संहिताएं लागू होंगी इसका लाभ क्या होगा? तो सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, गिग वर्कर्स सहित अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान और सभी क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिलेंगे। 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी और इसके अलावा ओवर टाइम के लिए 2 गुना वेतन। तो ये सारे लाभ मिलने जा रहे हैं इन श्रम संहिताओं के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सल्बो प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा प्रलय। तो दोस्तों भारत की जो प्रलय मिसाइल है
उसका एक ही लॉन्चर से सल्बो प्रक्षेपण किया गया है, यानी कि एक मिसाइल दागने के बाद उसके तुरंत बाद दूसरी मिसाइल का भी प्रक्षेपण किया गया है। तो इस प्रकार का परीक्षण हाल ही में हुआ है। तो अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली लगी है। इसका प्रक्षेपण जो किया गया है वो 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा के पास किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मेरा जो लूसेंट जीके फाउंडेशन बैच है या कोर्स है ये शुरू होने जा रहा है। तो इसमें आप इनरोल कर लें, अभी जा कर के इनरोल कर लें, क्योंकि अभी इसमें ऑफर चल रहा है। आपको छूट मिलेगी इस कोर्स को खरीदने में। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है लूसेंट 500। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 3 साल की। और दोस्तों ये रिकॉर्डेड बैच होगा, इसमें आपको पूरी लूसेंट कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें इनरोल जरूर करें, कूपन कोड यूज करें लूसेंट 500। और ये जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए है, तो इसलिए आप इसमें अभी इनरोल कर लें। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने के करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी करके ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करें। अभी इसमें ऑफर आया है 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो 24 घंटे का ऑफर है। कूपन कोड यूज करें न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। तो अभी जा कर के इसमें इनरोल जरूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है। इसमें भी आपको वही सब फ्री मिलने जा रहा है, यानी टेस्ट सीरीज, मंथली करेंट अफेयर्स की बुक, ये सभी आपको फ्री मिल जाएगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जनवरी को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज को 5-0 से जीता है? श्रीलंका। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहां से भरी गई है? बेंगलुरु। सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है? भारतीय स्किमर। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में वर्ल्ड विल्टेज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ट्रंप को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम डिस्कस करेंगे। जैसे एक नदी का प्राचीन नाम है बितस्ता और उसका आधुनिक नाम है झेलम। और अस्किनी का जो आधुनिक नाम है वो है चिनाब। बिपासा जो नदी है उसका नवीन नाम है ब्यास। और परुसनी नदी का नवीन नाम है या नया नाम है राबी। सतुद्री का नया नाम है सतलज। कुभा का नाम है काबुल। और क्रुमो या क्रुभु का नाम है कुर्रम। गोमती का नाम है गोमल। और द्रस्वती का नाम है घग्गर, रक्षी या चितंग। ठीक है, तो ये नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम है, इनको आप नोट जरूर करें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था लद्दाख। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको जो करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है, मंथली करेंट अफेयर्स की, वो ई बुक आपको उसका पैकेज मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। और यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा ऐप पर, तो यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।